हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि हम थ्योरी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, सेल और सेल के प्रकार। तो बच्चों हमने सेल के बारे में आपको बेसिक डिस्कशन किया था कि फैराडे का नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक बताया था। तो आज हम सेल के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बारे में मैं बता चुका हूं, तो उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए तो आपको ले चलता हूं क्लास में। तो बच्चों आप भी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हमारे पास आज जो आएगा केमिकल सेल के अंदर कौन सा सेल आएगा बच्चों, वोलेटिक सेल। कौन सा सेल, वोलेटिक सेल। तो वोलेटिक सेल में होता क्या है, देखिए ये जो है वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करने में सफलता प्राप्त की। तो वोलेटिक सेल का नाम वोल्टा नामक वैज्ञानिक से पड़ा, जिन्होंने एक रासायनिक क्रियाओं से विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ पैदा करने में सफलता प्राप्त की। तो उसको क्या नाम दिया गया, वोलेटिक सेल। वोल्टा द्वारा बनाए गए सेल को वोलेटिक सेल कहा गया। इसमें कांच के पात्र में तन्नु गंधक का अम्ल H2SO4, इसको बोला जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। यह होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तथा तांबे की छड़ एनोड व जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप ये क्वेश्चन जरूर नोट कीजिए कि वोलेटिक सेल में कौन से इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों H2SO4 मतलब तन्नु गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। 2 नंबर क्वेश्चन कि जो तांबे की छड़ होती है वो होती है एनोड वाली। तो एनोड की छड़ जो किसकी बनी होती है, तांबे की, और अगर मैं कैथोड की बोलूं तो जस्ते की। ये भी 2 क्वेश्चन हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या होता है, वोलेटिक सेल की जो संरचना होती है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है जिसको बोला गया है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो आपकी रोड है ये कौन सी है बच्चों, ये जिंक की है, कैथोड। कैथोड है नेगेटिव और पॉजिटिव है वो क्या है, एनोड। तो बच्चों ये बनी होती है कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर की। और ये आपका एक क्या है, बर्तन है कांच का जिसको वोल्टामीटर कहा जाता है। और ये आपका क्या है बच्चों, यहां से एक बल्ब लगाया हुआ है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे फ्लो होंगे। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि जो करंट जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट होता है। तो अगर हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे बच्चों, उसके विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से हमारा क्या कौन सा सेल है, ये वोलेटिक सेल है। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि कैसे इसकी रासायनिक क्रिया होती है। देखिए रासायनिक क्रियाएं, इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 है में हाइड्रोजन के धन आयन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, तथा सल्फेट के ऋण आयन उपस्थित होते हैं और वास्तव में ठोस लवण को जल आदि विलायक में घोलते हैं। इससे इनके पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयन पृथक हो जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं। तो बच्चों H2SO4 आपका क्या था, H2SO4 आपका था क्या बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल। या मैं इसको कह सकता हूं कि ये आपका था इलेक्ट्रोलाइट। और किसमें, पॉजिटिव में हाइड्रोजन, पॉजिटिव में हाइड्रोजन और नेगेटिव में बच्चों कौन सा आ गया, जल्दी बोलो, सल्फेट आयन। और यही इसने बोला है, क्या बोला है बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन के धन आयन और सल्फेट के ऋण आयन उपस्थित होते हैं। इससे इनके धन तथा ऋण आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो H2SO4 H और SO4 में से पृथक हो गया। एनोड तथा कैथोड को लोहे से संयोजित कर देने पर सेल में निम्न रासायनिक क्रियाएं होती है। कौन सी होती है बच्चों, तो यहां पर देखिए कैथोड पर जिंक, आपने देखा था ना कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है। तो कैथोड पर जिंक
और SO4 के होते हैं, तो ZnSO4 बन गया। ठीक है बच्चों, जिंक सल्फेट एनोड पर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस 2e, तो यहां पर जो आयंस है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर, मतलब क्या हुआ बच्चों, जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर होता है। ये बच्चों आपको क्या करना है, देखिए बाह्य परिपथ एक आंतरिक परिपथ, तो इसके अंदर अगर आप देखते हो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर मैं कहूं तो बच्चों यहां पर देखिए कि जस्ते की छड़ से किसकी तरफ, ये तांबे की तरफ, अगर मैं इसका एक्सटर्नल सर्किट देखूं तो बच्चों यहां से आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऐसे हो जाएगा और धारा का प्रवाह ऐसे हो जाएगा, वो ही उसने बताया है। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है ना। अपने को यह देखना है कि विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर कैसे होता है, जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर, मतलब क्या हुआ बच्चों, कैथोड से एनोड की ओर, और अगर मैं देखूं बाहर तो बाहर आपका उल्टा हो जाएगा, तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर। तो वो डायग्राम में साफ साफ पता चल रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो बाहर से, और अंदर से देखोगे तो इस तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका बच्चों इसके अंदर क्या दोष आते हैं और उसका निवारण कैसे करोगे, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि वोलेटिक सेल में स्थानीय क्रिया और ध्रुवाच्छेदन, लोकल और ये पोलराइजेशन नामक दोष होते हैं, और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों स्थानीय क्रिया क्या होता है, लोकल एक्शन जो होता है, आपका जो जस्ता होता है ना जिंक, वो एक ऐसी धातु है जिसमें सामान्यतः कई प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई होती है, जैसे लोहा, कार्बन, सीसा आदि। तो जस्ता एक ऐसी धातु है, जिंक एक ऐसी मेटल है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, अशुद्धियां, जैसे लोहा, कार्बन, सीसा। तो जस्ते की छड़ में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के जो कण होते हैं, गंधक अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना देते हैं, और इन लघु सेलों में होने वाले विद्युत धारा प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ व्यय होती रहती है, और वोलेटिक सेल का यह दोष स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। तो बच्चों यहां पर जो अशुद्धियां हैं, लोहा, कार्बन, सीसा, तो बच्चों जस्ते की छड़ में जब अशुद्धि के रूप में अगर कार्बन के कण होंगे और वहां पर जस्ता तो है ही है, उसके साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बना देंगे, तो बच्चों उनके अंदर भी रासायनिक ऊर्जा जो है वो वेस्ट होती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय क्रिया दोष बोलते हैं। तो बच्चों इसका निवारण कैसे करते हैं, स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर क्या चढ़ा देते हैं, पारे की परत चढ़ा जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोलेटिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। यह परत केवल जस्ते को ही नहीं बल्कि गंधक के अम्ल में संपर्क में आने देती है, और अशुद्धियों को गंधक के अम्ल से संपर्क नहीं करने देती। ये लाइन देखिए, यह परत केवल जस्ते को ही गंधक के अम्ल में संपर्क में आने देती है, मतलब और किसी को संपर्क में ही नहीं आने देगी, तो ना फिर कोई लघु सेल बनेगा और ना ही रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ होगी। तो ये क्या होगा बच्चों, इस प्रकार यह दोष लगभग दूर हो जाता है, और जस्ते की छड़ पर जो पारे की परत चढ़ाते हैं उसको क्या बोला जाता है, अमलगमेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसका ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बताऊं, एक तो स्थानीय क्रिया जो दोष है उसको दूर कैसे करते हैं, तो ये बच्चों जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाना, एक तो ये, और इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, ध्रुवाच्छेदन, पोलराइजेशन जो दूसरा था, ये क्या होता है बच्चों, उक्त रासायनिक क्रियाओं में एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है। एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन, जो मैंने आपको बताया था अभी रासायनिक क्रिया में।
तो ये बुलबुले क्या करते हैं, तांबे की छड़ के चारों ओर इकट्ठे होकर उसे अचालक बना देते हैं। तो बच्चों जो छड़ होती है ना तांबे की, उसके चारों ओर हाइड्रोजन गैस जो है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके का वहां पर कार्बन सा जम जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगी, उसके अंदर चालकता जो है वो बन नहीं पाएगी। कई बार अपने बैटरी के चारों ओर जम जाता है ना, जैसे आप देखते हो सफेद सफेद सा, फिर हल्का गिल्ला कपड़ा मारते हो तो फिर क्या होता है, करंट आना स्टार्ट होता है। तो बच्चों इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय तक कार्य करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाता है, और वोलेटिक सेल का यह दोष क्या कहलाता है, ध्रुवाच्छेदन दोष कहलाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर एक सरहिंदर पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण रखा जाता है, और यह चूर्ण हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बना देता है, जल बना देता है। उक्त रासायनिक क्रिया में जल के साथ मैग्नीज पेरोक्साइड भी बनता है, जो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रयोग से यह दोष भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्रुवाच्छेदन दोष है क्या, तो मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन गैस जो आपकी एनोड पर मुक्त हो रही है, तो उस गैस के जो बुलबुले हैं वो उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उसको क्या बना देते हैं, अचालक बना देते हैं। अगर अचालक बना देते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं, कुछ समय बाद ही पता चल जाता है कि वो सेल आपका खराब होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है। तो बच्चों उसको बोलते हैं ध्रुवाच्छेदन। इस दोष को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एनोड के चारों ओर कौन सा चूर्ण बिछा दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके जल बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, जल बना देगा। फिर क्या होता है, जल के साथ मैग्नीज पेरोक्साइड भी बनता है, क्योंकि बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण रखा है, अगर आप इसकी हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके करोगे तो जल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, मैग्नीज पेरोक्साइड। और वो क्या करता है बच्चों, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और दोबारा से मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ये दोष क्या हो जाता है बच्चों, दूर हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बताऊं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या है कि ध्रुवाच्छेदन दोष है क्या। तो आप ये कहोगे ये चीज कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ये चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं और उसे अचालक बना देते हैं। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, एनोड के चारों ओर एक पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण रखा जाता है। इतना भी याद कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन में यही पूछेगा। ये तो उसके बाद क्रिया है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड करता क्या है, तो बच्चों वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा, जल बनाएगा और साथ में मैग्नीज पेरोक्साइड भी बनाएगा। और मैग्नीज पेरोक्साइड क्या करता है, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और दोबारा से क्या बना देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड बना देगा। तो बच्चों इससे दोष ये क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और ये इसके अन्य काम क्या होते हैं, क्या इसका आंतरिक प्रतिरोध है। वोलेटिक सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। अन्य प्रकार के परिष्कृत सेलों का निर्माण हो जाने से इस सेल का प्रचलन समाप्त हो चुका है। बच्चों अब क्या है, ये जो नेगेटिविटी है इसके अंदर, मतलब जो डिसएडवांटेज है, कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए, इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे सेल आ गए हैं मार्केट के अंदर। तो इस प्रकार इनका अब क्या हो गया है, प्रचलन समाप्त हो चुका है। तो बच्चों वोलेटिक सेल के अंदर मैंने आपको क्या बताया, एक तो इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रयोग होता है, तांबे की छड़ कौन सी होती है, जस्ते की छड़ कौन सी होती है। 3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि इसका काम क्या है, कहने का मतलब इसकी जो हमने क्रिया करवाई रासायनिक, तो कहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, उसके बाद स्थानीय क्रिया दोष क्या है, ध्रुवाच्छेदन दोष क्या है, इनको दूर कैसे किया, और इनका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों डैनियल सेल के बारे में। कौन सा सेल, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है डैनियल सेल। तो देखिए डैनियल सेल, तो डैनियल सेल क्या होता है, देखिए डैनियल सेल में डिसएडवांटेज क्या दूर किया आपने। तो डैनियल सेल जो बच्चों होता है वो क्या है, प्रोफेसर डैनियल थे, उन्होंने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जा सकने वाले सेल का निर्माण किया और उन्होंने जो नाम रखा वो अपने नाम पर रखा, डैनियल के नाम पर। तो इस सेल का नाम क्या रखा गया, डैनियल सेल रखा गया।
और इसमें एनोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो एनोड होता है मतलब दो आपके टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड, तो जो इसका बेलनाकार पात्र है ये इसने इसको क्या कर लिया बच्चों, एनोड के रूप में यूज कर रहा है तांबे का एक बेलनाकार पात्र। तो तांबे का बना हुआ है, तो एक तो आपको सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूं कि एनोड जो बना है वो किसका बना हुआ है, तांबे का। तो ये तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। ये देखो यहां से अगर मैं कहूं, ये आप देख पा रहे होंगे, तो यहां से जो ये चीज बन रही है यहां से, ये किसकी है बच्चों, कॉपर की, तांबे की। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो ये बच्चों आपका है तांबे का, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्र युक्त छज्जा बना होता है जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवे भरे जाते हैं। कॉपर सल्फेट के, ये आपका देखो CuSO4, ये जो बना हुआ है ना, ये इसको बोल रहा है वो, तो ये आपके क्या है, कॉपर सल्फेट के रवे, CuSO4 क्रिस्टल्स, जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट के रवे। इस सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का जो घोल है CuSO4, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो घोल है ये किसका है बच्चों, CuSO4 कॉपर सल्फेट का। और इस एक लंबे बेलनाकार पात्र में तनु गंधक का अम्ल भरा जाता है। तो इसके अंदर एक सिलेंडर पात्र होता है जिसके अंदर क्या भरा जाता है, H2SO4। तो ठीक है ना, इसके अंदर ये एक छोटा पात्र और बना हुआ है, सिलेंडर पात्र का मतलब इसके अंदर एक पात्र और है। ये देखिए, ये आपका एक पात्र और बना हुआ है इस तरीके से। तो इसके अंदर जो भरा गया है वो क्या भरा गया है, वो भरा गया है H2SO4। तो इसके अंदर दो सॉल्यूशन आपके यूज किए गए हैं, एक तो CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और दूसरा कौन सा भरा गया है, H2SO4 मतलब तन्नु गंधक का अम्ल कह सकते हो, या फिर आप H2SO4 को क्या बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इनके बीच एक जस्ते की छड़ स्थापित की जाती है। तो बच्चों ये जो बीच में है ये आपकी जस्ते की छड़ है, यहां से आपको ये दिख रहा होगा, तो ये कौन सी छड़ है, ये जस्ते की छड़ है। तो मैं ये कह सकता हूं जिंक रोड, जिंक रोड, ठीक है ना। कौन सी रोड है ये, जिंक रोड मतलब जस्ते की, और ये किसकी थी बच्चों, कॉपर की। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कॉपर रोड है। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन बन गए वो सारे यही हैं, क्या कि एनोड किसका बना होता है, तांबे का। उसके बाद जिंक रोड जो बनी है कैथोड वाली, ये देखिए एक जस्ते की छड़ स्थापित की गई है, तो वो बता देना है। उसके बाद आपको पूछे कौन कौन से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किए गए हैं, कौन से रवे भरे गए हैं क्रिस्टल के, तो वो सारे आपके सामने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। इसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं तो बच्चों वो क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में हाइड्रोजन के धन और सल्फेट के ऋण आयन उपस्थित होते हैं। ये तो मैं आपको दो सेलों से ही बता रहे हूं। H2SO4 है वो किस किस में, हाइड्रोजन में और सल्फेट आयन में विभाजित हो जाता है। एनोड तथा कैथोड को लोड से संयोजित कर देने पर सेल में रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती है, तो कैथोड पर कौन सी होगी बच्चों, देखो जिंक है प्लस H2SO4 जो आपका क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। जो बताया गया बच्चों वो ही लिखा है उसने। और एनोड पर क्या होगा, CuSO4 जो कॉपर सल्फेट के रवे हैं, और हाइड्रोजन गैस है तो H2SO4 प्लस कॉपर। तो बच्चों इस प्रकार कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके तांबा तथा गंधक का अम्ल पैदा करती है। तो ये बच्चों क्या हो गया, तन्नु गंधक का अम्ल, और ये क्या हो गया, कॉपर। तो यही इसने लिखा है, कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके
तांबा तथा गंधक का अम्ल पैदा करती है। तो बच्चों ये बिल्कुल इजी है। आपको लग रहा है कि सर रासायनिक अभिक्रिया कभी याद नहीं की, कैसे करें? तो बच्चों H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, वो हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में क्या हो गया? विभाजित हो गया। कैथोड पर आपका क्या है? जिंक। तो बच्चों जो जिंक रोड है वो क्या करेगा? जिंक H2SO4 से क्रिया करेगा, क्योंकि इस पात्र में क्या भरा हुआ है? H2SO4। तो उसके साथ क्रिया करेगा तो ZnSO4 बनाएगा, और कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब बच्चों एनोड पर आपने देखा है जो आपका बाहरी बेलनाकार पात्र है वो किसका बना हुआ है? तांबे का। तो बच्चों CuSO4 कॉपर सल्फेट के रवे हो गए, और जो हाइड्रोजन गैस है इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? H2SO4 और कॉपर। तो यही आपको नोट किया है। देखिए दोष किससे हैं? डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवाच्छेदन दोष पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। तो बच्चों वोलेटिक सेल में आपका क्या था? ध्रुवाच्छेदन दोष था। तो डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट इसलिए लगाया गया है ताकि ध्रुवाच्छेदन दोष पैदा ही ना हो। तो उस सेल की ये कमी थी जो डेनियल सेल में पूरी हुई। जस्ते की छड़ को तनु गंधक के अम्ल में डुबोकर सरंध्र पात्र में रखे जाने से स्थानीय क्रिया दोष भी उत्पन्न नहीं होता। तो बच्चों जस्ते की छड़ जो थी, बीच में आपने जिंक रोड लगाई थी, वो H2SO4 में डुबोई हुई है। तो उससे क्या है कि स्थानीय क्रिया दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। स्थानीय क्रिया दोष आपने पढ़ा था ना वोलेटिक सेल में क्या होता है, तो वो चीज इसके अंदर नहीं पैदा होने देती, ना ध्रुवाच्छेदन दोष पैदा होने दिया। तो वो दोनों दोष इस सेल में खत्म हुए। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सा सेल आया? डेनियल सेल आया। तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है जो स्थिर रहता है। स्थिर मतलब बच्चों कांस्टेंट, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम तक होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाले सेल के रूप में किया जाता है। जहां पर कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वहां पर कौन सा सेल यूज होता है? डेनियल सेल। और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम, और इसका जो विद्युत वाहक बल EMF है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट, और जो क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो बच्चों इस तरीके से डेनियल सेल में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने H2SO4 यूज किया और दूसरा CuSO4 यूज किया, मतलब तन्नु गंधक का अम्ल और कॉपर सल्फेट। और बच्चों जो इसका बेलनाकार पात्र था वो किसका बना हुआ था? तांबे का, जो एनोड के रूप में यूज हुआ। और बीच में एक छोटे पात्र में H2SO4 का घोल भरा हुआ था, जिसके अंदर एक क्या थी? जिंक की, मतलब जस्ते की रोड स्थापित की हुई थी। तो बच्चों इसमें दोनों ही दोष पैदा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसको क्या कर दिया? जस्ते की छड़ को तो डुबो के रख दिया उसके अंदर। किसके अंदर? H2SO4 में। तो वहां से तो स्थानीय क्रिया दोष नहीं बना, और ध्रुवाच्छेदन दोष क्या नहीं आया? कॉपर सल्फेट ध्रुवाच्छेदन दोष को बनने नहीं देता। क्यों? ध्रुवाच्छेदन दोष क्या होता है बच्चों? जब वो बुलबुले बन रहे थे तो वो कॉपर के बार नहीं बनते, तो इसमें अच्छी मेटल यूज करके कॉपर सल्फेट का तो यूज करके ध्रुवाच्छेदन दोष को भी खत्म कर दिया। तो इस प्रकार वोलेटिक सेल की कमी किसने पूरी की बच्चों? डेनियल सेल ने। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा बच्चों लैक्लांची सेल। कौन सा? लैक्लांची सेल। क्या होता है? वोलेटिक तथा डेनियल सेलों में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अतः लैक्लांची ने अम्ल रहित प्रकार के सेल का निर्माण किया। अभी हमने पढ़ा वोलेटिक और डेनियल दोनों में H2SO4 यूज कर रहे थे, मतलब तन्नु गंधक का अम्ल। तो इसमें अम्ल रहित होगा, मतलब इसके अंदर अम्ल वाला प्रयोग हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं करेंगे। इसमें कांच के बेलनाकार पात्र में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल भरा जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आता है लैक्लांची सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है? तो NH4Cl। पात्र के बीच में एक लंबे बेलनाकार सरंध्र पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण भरा जाता है व उसके बीच एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है। बच्चों सारा चीज वही है, बस एक दूसरे के दोष दूर कर रहे हैं। अब यहां पर अम्ल रहित सेल आ गया है, तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड आ गया। इसके बीच में एक जो पात्र और है, सरंध्र पात्र, मतलब इसके बीच में छोटा सा पात्र एक और है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण भर दिया, और उसके बीच में क्या बना दी? कार्बन की छड़ स्थापित कर दी। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करेगी और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विध्रुवक मतलब डीपोलराइजर का कार्य
करता है। इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। तो बच्चों जो आपने पढ़ा है वो ही अब आप डायग्राम में देखोगे। देखिए अब ये डायग्राम है। तो बच्चों एक ये जो पात्र है बेलनाकार, ये देखिए ये पात्र बना हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले ये देखो, ये आपकी जो रोड है, ये रोड जो बनी हुई है ये आपकी कौन सी है बच्चों? नेगेटिव जिंक रोड है, ठीक है ना। मतलब ये कैथोड है और किसकी है? जस्ते की। और इसके अंदर जो आपका ये छोटा पात्र बना हुआ है, ये देखिए इसके बीच में एक छोटा पात्र बना हुआ है, ये पात्र जो है इसके अंदर आपने क्या भर रखा है? MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो चूर्ण है, मैग्नीज ऑक्साइड चूर्ण, वो आपने भर रखा है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा बच्चों? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये जो लिखा हुआ है देखिए अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, NH4Cl। और ये आपका जो है इसके ऊपर सी लगा दी जाती है और बीच में आपकी ये कौन सी छड़ है? ये आपकी कार्बन की छड़ है। तो लिखा हुआ है कार्बन की छड़, जो किसका काम करती है? एनोड का। तो बच्चों इसमें डायग्राम से बड़ा कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आपको क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा होता है, कौन सी छड़ किसकी बनी होती है, और इसके बाद इसमें जो दोष कौन से होते हैं, दोष का निवारण कैसे करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, प्रयोग कहां पर करते हैं, और किस सेल में कौन सी कमी थी जो इसके द्वारा पूरी की गई। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको नोट भी करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसे होती है? देखिए रासायनिक क्रियाएं, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NH4 अमोनिया के धन आयन और Cl क्लोराइड के ऋण आयन। तो बच्चों जैसे अपना H2SO4 हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में विभक्त हो रहा था, इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका किस किस में विभक्त हो रहा है? तो बच्चों आप देख रहे हो वो अमोनिया में और क्लोराइड में। तो अमोनिया के पॉजिटिव आयन और क्लोराइड के नेगेटिव आयन। और कैथोड पर आप देखते हो तो Zn+2NH4Cl, बच्चों जिंक है ना जस्ता कैथोड का, तो वो NH4Cl से जब क्रिया करेगा मतलब अमोनियम क्लोराइड से, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में NH3 और H2। तो बच्चों ये इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है जो एनोड के चारों ओर इकट्ठा होने का प्रयास करती है, परंतु वहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो चूर्ण बिछाया हुआ है वो विदुर्वक का काम करता है और उसे जल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार वह दोष को उत्पन्न ही नहीं होने देता। तो ये तो कैथोड की बात थी, जिंक की। अब एनोड की बात करूं तो MnO2 प्लस H2, तो MnO2O3 प्लस H2O। तो बच्चों इसके अंदर जो उत्पन्न हुआ मैग्नीज पेरोक्साइड वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बना देता है? दोबारा से मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण जो बिछाया जाता है वो क्या करता है? वो बच्चों हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है। तो वो करता क्या है? मैग्नीज पेरोक्साइड बनाता है और साथ में वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो जब ऑक्सीजन से ग्रहण करेगा वायु से ऑक्सीजन, तो दोबारा से क्या बना देगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड बना देता है। तो बच्चों यही आपका है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहले हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बना दिया? पानी H2O, और साथ में क्या है बच्चों यहां पर मैग्नीज पेरोक्साइड बना देता है। उसके बाद जब मैग्नीज पेरोक्साइड क्या करता है? वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और वापिस आपका क्या बना देगा बच्चों? मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण बना देगा वापिस से। तो बच्चों अगर आपको फिर भी रासायनिक क्रिया ना याद होए तो इतना तो याद होना चाहिए कौन सी गैस मुक्त हुई और क्या बिछाया गया, कौन सा चूर्ण बिछाया गया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया गया, इतना तो याद कर लेना। अगर ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पर आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सी छड़ किसकी बनी है, आंतरिक प्रतिरोध और कौन सी गैस कैसे मुक्त हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी बच्चों वहां पर क्वेश्चन कर पाओगे। इसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। नेक्स्ट,
दोष व निवारण। तो स्थानीय क्रिया दोष, इस दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की छड़ पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? पारे की परत, ये मैं बता चुका हूं। और ध्रुवाच्छेदन दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण भरा जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है। जैसे आपका कौन से सेल में था? वोलेटिक सेल में। तो निवारण, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है बच्चों? 1.46 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है और इस सेल में विध्रुवण क्रिया धीरे धीरे संपन्न होता है, अतः विद्युत वाहक बल भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिसमें रुक रुक कर विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया, तो इसके अंदर रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लाइन से ये बनी कि इसके अंदर जो विध्रुवण क्रिया होती है वो धीरे धीरे संपन्न होती है, तो विद्युत वाहक बल भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थानों पर प्रयोग करते हैं जहां पर रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपका विद्युत घंटी हो गई, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन की रिंग जो आती है ना, कर कर, उसके बीच में आवाज, उसके बाद में बीच में स्पेस होता है, तो वो आपका वहां पर कौन सा सेल यूज करते हैं बच्चों? लैक-लांची सेल यूज करते हैं। तो सबके इलेक्ट्रोलाइट, सबकी छड़ किसकी बनी होती है, कौन सा दोष कैसे पैदा होता है, उसको दूर कैसे करते हैं, क्या बिछाते हैं, कौन सा चूर्ण होता है, सब बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना, कॉपी में। नेक्स्ट, अब आपका आया बच्चों शुष्क सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, ये पढ़िए आप। तो ड्राई सेल बोलते हैं बच्चों शुष्क सेल को। कौन सा सेल? ड्राई सेल। बच्चों आपने देखा होगा शुष्क सेल, है ना, जो अपने रेडियो में प्रयोग करते थे, बड़े सेल जो आता था ना मोटाई में पूरा, उसको शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल। अब बच्चों ड्राई सेल आ गया, देखो पहले क्या था, अम्ल वाले सेल थे, जैसे H2SO4 हो गया, है ना, तो उसके अंदर जो आपका अम्ल भरा जाता था लिक्विड वाला होता था। अब बच्चों डेनियल तथा लैक-लांची सेलों का उपयोग प्रयोगशाला तक ही सीमित है, क्योंकि इधर उधर ले जाने में द्रव इलेक्ट्रोलाइट छलकता है, तो बच्चों उसके अंदर लिक्विड वाली चीज होगी तो वो क्या करेगी? छलकेगी, ठीक है ना। लैक-लांची सेल का संशोधित रूप है शुष्क सेल। तो बच्चों लैक-लांची सेल, सबसे पहले क्या आया बच्चों? वोलेटिक, उसके बाद डेनियल, उसके बाद लैक-लांची। तो लैक-लांची का संशोधित रूप कौन सा हुआ? शुष्क सेल, मतलब ड्राई सेल। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। तो जो बच्चों ये आपका बना हुआ है पात्र, ये किसका काम करता है बच्चों? ये आपका जस्ते का, है ना, किसका? जस्ते का। तो बच्चों यहां पर लिखा भी हुआ है क्या? जिंक पोर्ट है ये। कौन सा पोर्ट है ये? जिंक पोर्ट, मतलब जस्ते का। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। तो कैथोड का कार्य कौन करेगी? जस्ते की, और एनोड का कार्य करेगी बच्चों कार्बन की छड़। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये किसकी छड़ है? ये कार्बन की छड़ है। ये जो छड़ लगी हुई है ना बीच में बच्चों, तो ये आपकी कार्बन की छड़ है। किसकी छड़ है? ये कार्बन की छड़ है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन C, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 के चूर्णों को 10-10 अनुपात 2:1 में मिलाकर भरा जाता है। तो बच्चों 10:10:2:1, जिसमें आपका 10 क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन 10, अमोनियम क्लोराइड 2, जिंक क्लोराइड 1, ये आपका एक फिक्स रेशियो होता है। यह मिश्रण विध्रुवक का कार्य करता है। तो यह मिश्रण इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई दोष उत्पन्न ना हो। किसका काम करेगा? डीपोलराइजेशन का, मतलब विध्रुवक का कार्य। तो बच्चों इसके अंदर अभी तक 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है, जैसे आपने पढ़ा था बच्चों सेकंड वाला डेनियल सेल में आपका कौन सा था? तांबे का पात्र। तो यहां पर जस्ते का पात्र आ गया। तो जस्ते की जो है बच्चों वो कैथोड का काम करती है। किसका काम करती है? कैथोड का। और इसके बीच में जो आपकी कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है वो किसका काम करती है? एनोड का। तो बच्चों इस
एनोड के जो छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली होती है, उसके अंदर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को मिलाकर एक चूर्ण बनाकर उसमें भर दिया जाता है। तो ये आप इसमें थैली भी देख सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये एक मोटे कपड़े की थैली बनाई हुई है जिसके अंदर आपकी ये चारों चीज भरी हुई है। तो बच्चों ये पेस्ट एक तरीके से मैं पाउडर कह सकता हूं, ये पाउडर ऑफ MnO2C प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2। तो ये जो चारों चीज है ना, तो ये आपका क्या है, इसका पाउडर है, ठीक है ना। और यह मिश्रण किसका काम करता है, विध्रुवक का काम करता है। नेक्स्ट, अब बच्चों इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं बच्चों इसको, की लुगदी भरी जाती है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है और सेल के ऊपरी सिरे को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों जो थैली थी इसके चारों ओर पेस्ट भरा जाता है। किस चीज का पेस्ट भरा जाता है, ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका पेस्ट है इसके चारों ओर। और ये पेस्ट किस चीज का है बच्चों, ये पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का, जिंक क्लोराइड ZnCl2 का। ये पेस्ट बनाकर इसके चारों ओर एक साथ में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बच्चों इसके चारों ओर लैप कर दिया जाता है और लैप करने के बाद उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों आप रेडियो वाला सेल लेके आते हो, तो जब आप उसको खोलते हो, कई बार जब वो सेल खत्म हो जाता है, तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर गत्ता सा निकलता है, फिर उसको निकालते हो, फिर उसको खोलते हो, थैली सी निकलती है, तो वही तो ड्राई सेल है। तो इस ड्राई सेल के अंदर बच्चों क्या क्या यूज होता है वो सारा आपको बताया गया है। इसकी रासायनिक क्रियाएं वही होती है जो लैक्लांची सेल में होती है। तो लैक्लांची के अंदर अभी हमने पढ़ा था, तो बच्चों आप उसको देख सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं होता है, यह न तो पुनर्आवेशित किया जा सकता है और न ही निष्क्रिय हो जाने के बाद इसका कोई उपयोग रह जाता है, क्योंकि बच्चों ये प्राथमिक सेल के अंदर आता है और प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं रहता है। तो इस प्रकार इसमें कोई दोष उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ध्रुवाच्छेदन दोष को दूर करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण बिछाया जाता है, वो हमने ऑलरेडी बिछा रखा है, और साथ में हमने तो जिंक क्लोराइड और POP की लुगदी भी लगाई है। ना इसमें स्थानीय क्रिया दोष होगा, कोई अमल का हमने यूज नहीं किया, अमल रहित सेल था ये, शुष्क सेल। तो बच्चों इसमें कोई दोष नहीं होता और न ही इसको पुनर्आवेशित किया जा सकता है। इसको हम क्या करते हैं, यूज किया और बेकार। तो बच्चों ये प्राथमिक सेल था, कौन सा सेल, शुष्क सेल। नेक्स्ट, इसका विद्युत वाहक बल बच्चों 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। कितना, 1.4 से 1.5 वोल्ट। इसकी कार्य क्षमता सामान्यतः 0.084 एम्पियर आवर से 5.625 एम्पियर आवर तक होती है। और इसका आकार जो होता है बच्चों, व्यास इंटू ऊंचाई 13 इंटू 51 मिमी मतलब मिलीमी से 33 इंटू 61 mm तक होता है। मिमी मतलब mm। इसका प्रयोग कहां करते हैं बच्चों, शुष्क सेल का प्रयोग टॉर्च हुआ जिसको बैटरी बोलते हो, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चलित खिलौने, ट्रांजिस्टराइज्ड रिसीवर, टैप रिकॉर्डर आदि उपकरणों में प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग तो हम दैनिक जीवन में करते ही हैं। घड़ियों के अंदर जितने भी बच्चों के खिलौने होते हैं, रिमोट वाली कार है उसके अंदर, कोई भी टाइमर है, कंट्रोलर है, सब चीजों के अंदर हम ड्राई सेल का यूज करते हैं। विद्युत घंटी, कैमरा, कैमरे के अंदर सेल डलते हैं ना, तो वो भी कौन सा है, शुष्क सेल। रिमोट के अंदर, ट्रांजिस्टर रिसीवर के अंदर, तो बहुत सारे उपयोग है इसके, किसके, शुष्क सेल के। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज प्राथमिक सेल के अंदर 4 सेलों को हमने डिफाइंड किया। कौन कौन सा, वोलेटिक सेल, उसके बाद डैनियल सेल, उसके बाद लैक्लांची सेल, उसके बाद शुष्क सेल। तो बहुत ही जल्द बच्चों मैं इससे नेक्स्ट वाला सेल लेके आऊंगा। पर मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन 4 सेलों को आप कॉपी पे अच्छे से नोट करिए, क्योंकि बच्चों ये याद रखने वाली चीज है, इसको समझने वाली चीज मैं नहीं कह सकता, इसको याद रखने वाली चीज कह सकता हूं। देखो समझना तो पड़ेगा कि इस सेल में ऐसा क्यों हुआ, ड्राई सेल इसका नाम क्यों रखा गया, और इसमें ये लोकल क्रिया मतलब स्थानीय क्रिया दोष कैसे खत्म हुआ,
याद तो करना पड़ेगा और समझ जाओगे तो याद अपने आप रह जाएगा, परंतु बच्चों इसको 2 बार आप कॉपी में नोट करोगे तभी आपके याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इंटरलेटेड है। किसी के अंदर बेलनाकार पात्र जस्ते का बना हुआ है तो किसी के अंदर तांबे का बना हुआ है। तो बच्चों आप बहुत समझदार हो, इसको आप नोट करिए ताकि आपको याद रहे। और मैं आपके साथ बहुत ही जल्द जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेल के साथ। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों ये करोगे ना ठोक के दबा के, तो हमारा हौसला अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ सच में हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जो भी रिलेटिव में हैं, तो उनको बोलो बच्चों कि dlife.fun आप YouTube पर टाइप करिए, वहां से आपको ITI थ्योरी के, मैथ के, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे डेमो के। तो डेमो के वीडियो देखने के बाद आपका इंटरेस्ट 100% बनेगा और बच्चों वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। गूगल पर जाकर dlife.fun वहां पर लिखोगे, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। तो बच्चों आप थोड़ा सा सहयोग हमारा कीजिए, ठीक है ना। और मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बाय बाय।